आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो इस टॉपिक को आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट। किसी भी कंट्री को या स्टेट को गवर्न करना है तो उसके लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है। उनको कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती हैं और वो पूरे देश या पूरे राज्य को चलाते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, तो वो पूरे के पूरे देश को गवर्न करते हैं। अब किसी एक आदमी से तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक ही पर्सन हो वो पूरे देश को चलाए, तो इसलिए ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है। यही चीज़ स्टेट पे लागू होती है। हर स्टेट का एक सीएम होता है, उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो पूरे अपने स्टेट, पूरे अपने राज्य को संभाले, अपने राज्य का कार्यभार संभाले, राइट। ये तो हो गया कि गवर्नमेंट क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट। अब हम पढ़ेंगे देयर नीड, कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, सरकार की ज़रूरत क्यों है। टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन, चीज़ों को टाइम पे करवाया जाए, डिसीजंस डायरेक्ट लिए जाएं, उसके लिए सरकार की ज़रूरत है। कोई भी सोशल इशू है हमारे समाज में, ठीक है, उस पर डायरेक्ट एक्शन लेने की अगर ज़रूरत है तो वो काम सरकार करेगी। इट टेक्स एक्शंस ऑन मैनी सोशल इशूज़। इट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अब जैसे आपको पता ही होगा, बॉर्डर पे जो है हमेशा आर्मी के लोग तैनात रहते हैं, तो हमारी जो कंट्री है उसकी बाउंड्रीज को भी प्रोटेक्ट करती है सरकार। ये असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है ड्यूरिंग एनी पैंडेमिक। अब देखिए, कोरोना काल चल रहा था तो सभी को वैक्सीन लगी है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज लगी है। जो पहले एल्डर्स थे उनको लगी, फिर एडल्ट्स को लगी। तो ये सारा कार्यभार किसने संभाला? सरकार ने संभाला, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ अ गवर्नमेंट, कि सरकार के क्या लेवल्स होते हैं। तो देखिए, हम सरकार को 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है लोकल लेवल। लोकल लेवल मतलब सरकार जो किसी गांव में होगी, टाउन में होगी या लोकेलिटी में होगी। फिर आती है स्टेट लेवल की सरकार, मतलब जो पूरे पूरे स्टेट को गवर्न कर, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, असम है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है। हर स्टेट पे एक सरकार होती है जो अपनी स्टेट को संभालती है, ठीक है, वो हो गई स्टेट लेवल की सरकार। फिर होती है नेशनल लेवल पे, जैसे हमने बात की थी, बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे देश के लिए जो सरकार होती है, ठीक है। अब ये तो हो गए लेवल्स ऑफ अ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशंस दैट आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, अब सरकार के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार के पार्ट हैं, बट यहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 पार्ट्स बताए हैं। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट है, किसी को न्याय देना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। भारत पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, उसके लिए भारत पेट्रोलियम है। द इंडियन रेलवेज है, अगर आपको रेलवेज के थ्रू ट्रैवल करना है, आपके पास सरकार का एक पार्ट है द इंडियन रेलवेज, आप उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। तो इसलिए इस तरह से बुक में जो है 3 पार्ट्स बताए हैं, ताकि आप समझ सकें कि सरकार डायरेक्ट काम नहीं करती। सरकार के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ट्रैवलिंग के लिए अलग है, पेट्रोलियम सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए अलग है, जुडिशरी यानी अगर आपको न्याय दिलवाना है किसी को, उसके लिए अलग भाग है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज एंड द गवर्नमेंट। अब लॉज एंड सरकार का क्या रिलेशन है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए लॉज क्या होते हैं। लॉज होते हैं कानून, कोई भी रूल्स, ठीक है। तो सरकार क्या करती है? लॉज बनाती है, कानून बनाती है, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाती है, और हर किसी इंसान को जो कि उस देश में रह रहा है उसे उस कानून को, उस लॉ को फॉलो करना पड़ता है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैव टू फॉलो देम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी टू ऑल। अब जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हर एक इंसान के लिए मैंडेटरी है इंडिया में। अगर हम इंडिया की बात करें तो चाहे वो अपर क्लास है, बहुत रिच है, कोई गरीब है, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, कोई ऑडी ड्राइवर है, मतलब कोई ऑडी ओन करता है, तो हर एक इंसान के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है, ठीक है। ये हो गया लॉज और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो कितने होते हैं? देखिए, 2 तरह की मेनली होती है। एक होती है मोनार्की, एक होती है डेमोक्रेसी। मतलब एक होता है मोनार्कियल सिस्टम, एक होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब मोनार्की क्या होती है? मोनार्की में पहले आपको मोनार्क का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसे आगे समझेंगे। तो मोनार्क का मतलब होता है किंग और क्वीन, मतलब राजा या रानी का शासन होना। तो जो मोनार्क होता है, ठीक है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो डिसीजंस ले सकता है और पूरी की पूरी सरकार को चला सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी राजा या रानी होते हैं, मतलब जो किंग और क्वीन होते हैं, उनको किसी भी एक्शन को लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। उन्होंने कोई भी पॉलिसी बनाई, क्यों बनाई, लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, लोगों को अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है मोनार्कियल सिस्टम। बात करें तो ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम है, यूके में
ठीक है, मोनार्कियल सिस्टम है। अब हम बात करें डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी तो आप सुनते ही आ रहे होंगे, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है इंडिया में। तो अब ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, सो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। मतलब जो आम आदमी है वो खुद रूल करता है। अब ऐसा नहीं खुद पे खुद ही रूल करेगा, ये भी एक स्टेटमेंट है कि एक तरीके से वो अपने आप पे रूल करता है। दैट इज, लोग जो होते हैं वो खुद गवर्नमेंट को पावर में लाते हैं। कौन सी सरकार को चुनना है, लोग खुद चुनते हैं। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में वोटिंग होगी, हर किसी एडल्ट के पास वोटिंग का राइट है। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि राजा या रानी को उन्होंने कोई एक्शन क्यों लिया, कोई स्टेटमेंट, कुछ भी काम किया, उसको लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में सरकार को उन्होंने कोई भी एक्शन क्यों किया, अपने एक्शंस को लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोगों ने ही उस सरकार को चुना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या होता है, देखिए ऑल द एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। हमारे देश में जितने भी एडल्ट्स हैं उनको वोटिंग का राइट है। तो इसी चीज़ को हमने, इसी स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया है यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यहाँ पे एक स्ट्रगल की बात आ जाती है। देखिए हमने क्या कहा कि जितने भी एडल्ट्स हैं हमारी कंट्री में सबके पास राइट टू वोट है, लेकिन जो वुमेन एंड पुअर थे उनको ये राइट पहले नहीं था, उनको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा। कौन कौन, औरतें और जो गरीब लोग थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वोट्स फॉर वुमेन, ये क्या कंसेप्ट है कि वुमेन्स को वोट का राइट नहीं था तो कैसे उनके पास जो है राइट टू वोट आया, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो हम पढ़ रहे थे वोट्स फॉर वुमेन, राइट। तो देखिए ऑल ओवर यूरोप में और यूएसए में इसके लिए संघर्ष करना पड़ा था औरतों को। यूरोप में भी और यूएसए में भी संघर्ष करना पड़ा था। कैसे, देखिए एक मूवमेंट आता है वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। अब सफरेज का मतलब क्या है, राइट टू वोट। ठीक है, मतलब वोटिंग से रिलेटेड कोई मूवमेंट है जो वुमेन ने किया है, और मूवमेंट मतलब आंदोलन जो होता है। तो वुमेन्स का जो स्ट्रगल था वोटिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। कब, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले तो उनको राइट ही नहीं था वोट करने का, वो स्ट्रगल करती रहती थी बट कुछ कंक्लूजन निकलता नहीं था, कोई लॉ बनता नहीं था। बट उनका स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ, देखिए जितने भी आदमी थे वो फाइट करने के लिए चले गए थे, तो जितनी भी वुमेन बची थी उनको सारा काम संभालना पड़ता था, आदमियों को काम भी करना पड़ता था। ठीक है, देन पीपल वंडर कि ये हमने एक स्टीरियोटाइप यानी एक अवधारणा, एक रूढ़िवादी अवधारणा क्रिएट कर ली है अपने माइंड में कि वुमेन जो है वो कोई सिर्फ कुछ कुछ काम कर सकती हैं, हर कोई काम नहीं कर सकती। बट उन्होंने इस चीज़ पे अब ध्यान दिया कि वुमेन आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। कि अब वुमेन, देखिए जब आदमी वहाँ पे नहीं थे, आदमी जंग लड़ रहे थे, युद्ध में थे, तो औरतें हर एक काम कर रही थी। इससे क्या होता है, उनको समझ आता है कि उनकी रूढ़िवादी अवधारणा गलत है, उन्होंने स्टीरियोटाइप बनाया है माइंड में, वो गलत है, और इससे औरतों में इक्वालिटी की फीलिंग आती है। ठीक है, अब क्योंकि उनमें इक्वालिटी की फीलिंग आ गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैलियाँ निकालनी स्टार्ट की, पब्लिक प्लेसेस में रैलियाँ निकाली, उनको जेल भी भेजा गया, उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स भी की, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया। तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट कहलाता है वुमेन सफरेज मूवमेंट। अब इससे क्या होता है, इस पूरे मूवमेंट के बाद जो अमेरिकन वुमेन है उनको राइट टू वोट मिलता है 1920 में, और जो यूके की वुमेन है उनको राइट टू वोट मिलता है उसके 8 साल बाद 1928 में। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि वोटिंग के लिए भी वुमेन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।